किताबगंज का सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे चल रहा है? लाइब्रेरी में जो किताबें नहीं दिखी हमें जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन किताबों का थोड़ा प्रचार प्रसार या फिर बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया था किताबगंज। और आप ये भी बताते हैं कि आप बचपन से अपने पिता के साथ कविताओं पर डिस्कशन भी करते हैं। हाँ। तो क्या वो किस्सा रहता था उस पीरियड में? जब हम बहुत छोटे थे तो उन्होंने जितनी अमर चित्र कथाएं होती थी वो सारा ऑलमोस्ट पढ़ चुके थे हम। फिर उसके बाद अमर चित्र कथाएं पढ़ने के कारण मेरे को फोटोज वाली किताबें बहुत अच्छी लगी, कॉमिक बुक बेसिकली। तो वो ये करते थे, जैसे मान लो उन्होंने कोई फिलॉसफी की किताब पढ़ी, तो वो फिलॉसफी की किताबों में कहानियां भी होती हैं बीच बीच में। तो मेरे लिए रेड पेन से है ना वो पूरी किताब में मार्क्ड रहती थी कि कहानी यहाँ से यहाँ तक है ना। तो तुम अगर बोरिंग चीजें नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ कहानी पढ़ना चाहते हो, तो वो किताब उठा करके सिर्फ कहानी भी पढ़ सकते हो। देख दूर क्षितिज लगता है जैसे मिल गए हैं धरती और आकाश बड़े दिनों के बाद। हम सबको लिखना चाहिए। विश्व में अगर हमारे 700 करोड़ या जितने लोग हैं, हम सबको ही लिखना चाहिए, क्योंकि हम सबकी अपनी कहानियां, और हम हर कहानी के साथ मानवीय सभ्यता का ये काल बचाते हैं। और आप शादी कब करेंगे? ये रैंडम क्वेश्चन निकला और रैंडम जवाब भी मिल गया। हम हर रचना के साथ एक प्रोपेगेंडा करते हैं, है ना। हर रचना के पीछे एक भाव होता है। बहुत सारे लोग नहीं भी लिख पाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरी कविताएं ले सकते हैं, ठीक है, और वो लेकर के अपने प्रेयस को, अपने प्रियजनों को अपना बता करके दे सकते हैं। क्या पता मेरी भविष्य में मेरे जाने के बाद भी मेरी कुछ कविताएं ऐसे ही बची रह जाए जो किसी ने चोरी की हो, है ना, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाए, है ना। तो कविता का बचा रहना ज्यादा जरूरी है मेरे नाम के बचे रहने से। अपनी पार्टनर के लिए कोई कविता लिख रहा हूँ, जैसे रचांशा के लिए अगर मैं कोई कविता लिख रहा हूँ, तो कविता मेरी है या रचांशा की है ना। तो या फिर उन लोगों की है जिन लोगों ने हमें बचपन से प्रेम करना सिखाया। एक कविता लिखकर ये नहीं कह सकता कि मैंने लिखी है और तुमने नहीं लिखी है। मेरे ऊपर जो नौकरशाही का जीवन वो ज्यादा हावी हो रहा है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू पुल माई सेल्फ बैक। ये असंभव को बचाना ही शायद कविताओं का एक ध्येय हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप चाह कर भी नहीं कर सकते। तो जब आप कविता लिखते हैं तो क्या आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं इस पे लिखूं कि ना लिखूं? अब ये भी है ना कि भाई अब पेट भी तो चलाना है जीवित भी तो रहना है ना। तो सैलरी प्राप्त करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। तो अब नौकरी के साथ मालिक ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो रिस्ट्रिक्शंस तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। कोई अपने प्रेमिका को या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रपोज कर रहा है, तो कौन बोलता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना। तो हम ये नहीं लिख सकते ना। ये लेखक के तौर पे भी तो झूठ होगा ना, कि आज से अगर 100 साल बाद कोई वो किताब पढ़ेगा तो वो ये समझेगा ना कि 2016 में या 2024 में लोग ऐसे बोलते थे। ऐसा आप देखें रामचरितमानस कितना सहज भाषा में लिखा हुआ है, उस वक्त के सहज भाषा में, है ना। वो चाहते थे वो संस्कृत, बट ही वाज अ कॉमन मैन, है ना। वो दरबारी कवि नहीं थे, है ना। तो आई एम नॉट श्योर कि उनको संस्कृत का ऑफ कोर्स नॉलेज होगा, बट ही चोज कि वो उसी भाषा में लिखे जो जनमानस की भाषा है ना। तो रामायण के बचने का भी एक तरीका वो भी था ना, बचाने का, कि वो उसको जनमानस की भाषा में लिखा। तो बाद में उनके बच्चे से पता चला हमको कि वो आंटी घर जाके कह रही थी, मतलब वो ठेठी में कह रही थी कि हमें सोच लिए कि हिंदी हमरा समझ आते, हमें हिंदी ले लिए, अब उन्हें जाके समझे नहीं लगे हिंदी में की लिखल चले, हमें पता नहीं अंटे मार के है लिए थी। हाँ, तो ये तो होता ही है भाई, ये तो होता ही है। सर, जैसे आप अधिकारी हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि आप नीरस फाइलें पलटते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि फाइल पलटते पलटते कोई कविता आ गई हो? बहुत बार ऐसा होता है कि दिन भर ऑफिस में कोई कुछ चलता रहता है दिमाग में कि अच्छा इस पे लिखा जा सकता है, इसे या इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फिर जब आदमी गाड़ी में बैठता है फ्री होकर के ऑफिस से तो उस वक्त में लिखता है ना। तो हमेशा लिखने का तो कोई वक्त नहीं होता, बट हाँ, मतलब ये बहुत बार रहता है कि आज अगर मैं घर जाऊंगा वापस, तो घर जाकर के ना इस विषय पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये भी रहता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत प्रिपेयर्ड होकर आते हैं कि आज रात को मैं बैठ कर ये लिखूंगा, फिर वो नहीं लिखते हैं। सर, आप लिखते हैं
मानव इतिहास के किसी अभागे क्षण में हमने ये तय किया कि हमें नग्नता विचलित करेगी और युद्ध सहज लगेगा। लोगों में आपस की लड़ाई, घर के अंदर का वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस काफी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, है ना। हम उसको लेकर कभी विचलित नहीं होते। जैसे गाँव में तो, मतलब शहरों में तो थोड़ा छुप जाता है, गाँव वगैरह में तो काफी ओपन होता है कि भाई आपको पता है कि उस घर से आवाज आ रही, पूरा गांव सुन रहा है, इकट्ठा भी है, थोड़ा बहुत समझा रहा है कि क्यों मार रहे हो इसको या क्यों इसको मार। बट उसी गांव में अगर कोई शॉर्ट्स पहन के आ जाए, है ना, तो गांव ज्यादा कंसर्न रहेगा, है ना, बाकायदे कि उसको ये पता है कि रोज इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगालियों के आने से पहले किसी और भाषा में गीत लिखे जाते थे। कैमरून से आए दोस्त से मैंने पूछा था, अंग्रेजी और फ्रेंच तो ठीक है, पर घर पर कौन सी भाषा बोलते हो? मेरे गांव में अंग्रेजों के जाने के बाद भी मगही बोलते थे लोग। मेरे गांव में अंग्रेजों के जाने के बाद भी मगही बोलते थे लोग। वो कौन है जो मातृभाषाओं को राजभाषाओं में बदल रहा है? वो कौन है जो हमारी मातृभाषाओं को राजभाषाओं में बदल रहा है? एक दिन शीशा में हम हुलक कर देख बई तो हमर मगही चेहरा पे हिंदी के लाली लिपस्टिक लगल मिलते ही। मेरे गांव के स्कूल में घुसने से पहले बच्चों से उनकी भाषा उतरवा दी जाती है। स्कूल से जुड़ा ही है गांव का देवी स्थान, जहाँ की देवी स्कूल की प्रार्थनाओं को समझने की पुरजोर कोशिश करती है। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके अपने घर आता है, और घर आता है तो वो खाने बैठता है तो उसे गले में कुछ फंस जाता है, और क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आया था तो वो कहता है, मम्मी वाटर दो वाटर दो वाटर दो, और मम्मी को नहीं समझ आता है। फिर उसको ध्यान आता है कि केमिस्ट्री में इसको कहते हैं H2O, और वो बच्चा H2O 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 कहते कहते मर जाता है। एक व्यक्ति है ना, फारसी वगैरह सीख कर आता है और वो घर में है ना आकर के उसको जब प्यास लगती है, उसको कुछ गले में फंसता है, तो वो घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलता है आब इज वाटर। बट वो चूंकि उस पीरियड में वो जो भाषा थी वो राजभाषा थी, है ना, तो वो आब करते रह जाता है और वो मर जाता है। तो एक कहावत भी है कि आब कर मर गए, रहा सिरहाने पानी। कहा जाता है कि कविता कभी कल्पना के किसी निर्मल लोक में भटकती रहती है और कभी विरोध के नारों में बदलकर अपना लय खो देती है। लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती है जो जीवन की तरह चलती है, धीरे, शांत और मनुष्यों के साथ। वो खेत की मिट्टी से उठती है, शहर के सड़कों पर सांस लेती है और किसी माँ की बोली में पहली बार बोलना सीखती है। आज हमारे बीच ऐसे ही एक रचनाकार हैं जिनकी कविताएं सिर्फ शब्दों का विन्यास नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों की उजली गवाही है। उनकी पंक्तियों में कभी मजदूर के हाथों की कठोरता है, कभी प्रेम की धीमी सियाहट, और कभी समाज की चुप्पियों के भीतर छिपा हुआ एक बेचैन सवाल। कविता से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। बताया जाता है कि उन्होंने 7वीं कक्षा में अपनी पहली कविता लिखी थी बारिश के बारे में, जब उन्हें लगा कि आसमान और धरती एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वहीं से शब्दों और संवेदनाओं का यह सफर शुरू हुआ। सोशल मीडिया की भीड़ भरी दुनिया में किताबगंज नाम से शुरू हुई उनकी यात्रा आज शब्दों की एक ऐसी चौपाल बन गई है जहां रोज कुछ पंक्तियां जन्म लेती है और अनगिनत पाठकों के मन में अपनी जगह बना लेती है। उनकी कविताएं कहती हैं, भाषा वही बचेगी जो मजदूर बोलेगा, जिसमें आवाज लगाएंगे सब्जी बेचते फेरी वाले। और कभी वही कविता समाज के यथार्थ को यूं दर्ज करती है, एक मजदूर ने लोहा खोद कर निकाला, एक मजदूर ने उसे पिघलाया, गोली पर पहला हक मजदूरों का था, हक मांगते एक मजदूर ने वही गोली खाई। यही कारण है कि उनकी कविताएं प्रेम और प्रतिरोध दोनों की कहानी एक साथ कहती है। उनकी किताब फफूंद और गुप्त प्रेम दरअसल उन भावनाओं का दस्तावेज है जो हमारे भीतर चुपचाप पनपती है, कभी स्मृति बनकर, कभी सवाल बनकर और कभी किसी अनकहे प्रेम की तरह। दिलचस्प बात यह है कि पेशे से वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन अपनी कविताओं पर अक्सर अपना नाम लिखना पसंद नहीं करते। उनका विश्वास है कि कविता किसी एक कवि की संपत्ति नहीं होती, वो उस पूरी सभ्यता की होती है जहाँ से भाषा और अनुभव जन्म लेते हैं। और शायद उनकी सादगी का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि उनकी कविताओं की तरह उनका स्वभाव भी बहुत ही सहज और विनम्र है। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वे बताते हैं कि दोस्तों के बीच बैठकर कभी ऐसा वो एहसास ही नहीं होने देते कि वे एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके भीतर पद की कोई हनक नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य की वही आत्मीयता है जिससे उनकी कविताएं जन्म लेती हैं।
तो आइए आज हम मिलते हैं उस लेखक से जिनकी कविताओं में लोक की सादगी भी है और समय की बेचैनी भी, और जो मानता है कि कविता का असली घर किताबों में नहीं बल्कि मनुष्यों के मन में होता है। आज हमारे मेहमान हैं किताबगंज के रचनाकार, कवि और लेखक प्रशांत, महासागर से भी ज्यादा गहरे लेखक IRS प्रशांत सागर। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किताबगंज का सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे चल रहा है। किताबगंज जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तो हमारे एक मित्र हैं अंकुर गोस्वामी, तो हम दोनों के पास बहुत सारी किताबें हुआ करती थी और हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें। तो अंकुर भाई उस टाइम JNU में हुआ करते थे और हम उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ फैकल्टी है उसमें हुआ करते थे। तो हम दोनों ने एक फेसबुक पेज शुरू किया था किताबगंज, जिससे लोग किताबें लेकर पढ़ सकते थे, जो एटलीस्ट स्टूडेंट्स थे। तो वो उस वक्त जो थोड़े मोड़े पढ़ने वाले लोग थे या हमारे सर्कल या उससे अगल बगल के लोग थे, उन तक काफ़ी पहुंच गई थी। तो लोग हमें मैसेज करते थे कि उन्हें पर्टिकुलर किताब पढ़नी है और हम उन्हें अपनी किताब दे देते थे पढ़ने के लिए। तो लाइब्रेरी में जो किताबें नहीं दिखी हमें JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन किताबों का थोड़ा प्रचार प्रसार या फिर बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया था किताबगंज। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने खुद का भी लिखना चालू किया। फिर उससे कुछ लोग और जुड़े। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, उनके भाई थे, भाई हैं प्रतीक, वो उसका इंस्टाग्राम शुरू किए। फिर धीरे धीरे जो लोग जुड़े हुए थे वो अपने अपने जीवन में थोड़ा व्यस्त हो गए। अंकुर भाई की PhD शुरू हो गई, मेरा भी UPSC प्रिपरेशन चल रहा था। तो उसके बाद मैंने तय किया कि भाई कम से कम इस पेज को चलते रहना चाहिए। तो आई डिसाइडेड कि हर रोज़ एटलीस्ट एक कविता तो लिखें। तो UPSC की तैयारी के टाइम में हम रोज़ कम से कम एक कविता लिखते थे, क्योंकि एक तैयारी के बाद एक पीरियड के बाद मेरे को लगने लगा था कि शायद मेरी रचना, मतलब मेरा जो रचनाकार वाला साइड है वो काफ़ी फीका पड़ता जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा पढ़ाई और इन चीज़ों के कारण वो दबता जा रहा है। तो डिसाइडेड कि अच्छा या बुरा कैसा भी लिखो, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ लिखो। तो वहाँ से फिर रोज़ किताबगंज पे कविताएं पोस्ट करना चालू किया और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज जहाँ पे है वो है। बिल्कुल। जब हम पढ़ रहे थे किताबगंज के बारे में तो लग रहा था ये कविताओं से ही शुरू हुआ था। अच्छा। तो अभी पता चला कि ये बहुत अच्छा थॉट के साथ ही शुरू हुआ था। तो बेशक एक चलना चाहिए ही था। आपके बारे में पढ़ते पता चलता है कि आपने ही कहीं बताया है कि आपने 7वीं कक्षा में पहली कविता लिखी थी। और आप ये भी बताते हैं कि आप बचपन से अपने पिता के साथ कविताओं पर डिस्कशन भी करते थे। तो क्या वो किस्सा रहता था और आपको क्या वो कविता याद है? जैसे मेरे पापा है ना, काफ़ी ज़्यादा खुद बहुत पढ़ते थे और वो उस टाइम में भी वो कहीं पे भी घूमने जाते थे ना, तो वो हमेशा कुछ न कुछ किताब लेकर आते थे। तो जब भी वो कहीं किसी टूर से वापस आते थे तो हम बहुत eagerly वेट किया करते थे कि इस बार पापा कौन सी किताब लेकर आएंगे। तो उस पीरियड में जब हम बहुत छोटे थे तो उन्होंने जितनी अमर चित्र कथाएं होती थी वो सारा ऑलमोस्ट पढ़ चुके थे हम। फिर उसके बाद अमर चित्र कथाएं पढ़ने के कारण मेरे को फोटोज वाली किताबें बहुत अच्छी लगी, कॉमिक बुक बेसिकली। तो मेरे पापा मेरे को कुछ सीरियस किताबों से भी इंट्रोड्यूस किया उस टाइम। तो वो ये करते थे, जैसे मान लो उन्होंने कोई फिलॉसफी की किताब पढ़ी और तो वो फिलॉसफी की किताबों में कहानियां भी होती हैं बीच बीच में। तो मेरे लिए रेड पेन से है ना वो पूरी किताबें मार्क्ड रहती थी कि कहानी यहाँ से यहाँ तक है ना। तो तुम अगर बोरिंग चीजें नहीं पढ़ना चाहते हो, सिर्फ कहानी पढ़ना चाहते हो, तो वो किताब उठा करके सिर्फ कहानी भी पढ़ सकते हो। तो उस पीरियड में जैसे इवन बहुत हैवी किताबें भी, जैसे ओशो की किताबें भी घर पे रहती थी, तो उसमें भी कहानियों वाला पोर्शन वो मार्क करके रखते थे कि अगर मुझे पढ़ने का मन है तो वो किताब उठा करके हम सिर्फ कहानी पढ़ के जा सकते है ना। तो उस हिसाब से किताबों का काफ़ी दौर रहा था मेरे घर में। पापा भी काफ़ी पढ़ते थे, तो इस कारण पापा के साथ बचपन से ही अच्छी कविताओं पे, बहुत सारी अच्छी कविताएं उस कवि और कवियों से उन्होंने, मतलब उनकी किताबों से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो और वो जो कविता थी 7th क्लास वाली, वो मेरे पापा ही प्रेरित कर रहे थे कि तुम्हें कुछ लिखना भी चाहिए, तो लिखा था। वो पूरी कविता तो याद नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो होगी, बट वो पूरी कविता याद है। उसमें एक शायद लास्ट लाइन था
उस कविता का जो राइमिंग लाइन था वो था बड़े दिनों के बाद। तो उसका लास्ट लाइन शायद था कि देख दूर क्षितिज लगता है जैसे मिल गए हैं धरती और आकाश बड़े दिनों के बाद। बहुत सिंपल सा 7th क्लास का बच्चा क्या ही लिखेगा, है ना। तो जितनी समझ थी या जितनी कविताएं या जितना साहित्य उस टाइम तक पढ़ा था उसके हिसाब से ही था, है ना। तो वो पहली कविता थी। और उसके बाद पापा बहुत प्रेरित करते रहते थे कि कुछ और लिखो। और बेसिकली ये थॉट कि जैसे मेरा ये मानना है कि कविताएं अच्छी या बुरी नहीं होती, कविताएं होती हैं बस, ठीक है। अगर कोई मनुष्य अपनी भावनाएं लिख रहा है तो अच्छी और बुरी नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, दो लोग रो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आंसू ज्यादा पवित्र है और ये आंसू कम पवित्र है। दो लोग हंस रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये मुस्कुराहट ज्यादा खूबसूरत है या ये कम खूबसूरत है। तो हम सबको लिखना चाहिए। विश्व में अगर हम 700 करोड़ या जितने लोग हैं, हम सबको ही लिखना चाहिए, क्योंकि हम सबकी अपनी कहानियां, और हम हर कहानी के साथ मानवीय सभ्यता का ये काल बचाते हैं, है ना। हम सबकी अपनी अपनी कहानी इस सभ्यता का हिस्सा है, तो हम सबको लिखना चाहिए। और वो अच्छा और बुरा हो ही नहीं सकता, है ना, वो बस होता है ना। अगर क्रिटिक चाहे तो उसको अच्छा बुरा कुछ पैरामीटर्स बना करके अच्छा बुरा कह सकते हैं, ये क्रिटिक्स के ऊपर है। पर मेरा ये मानना है कि हमें सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। आधे लोग तो बस इसलिए भी नहीं लिखते कि उन्हें लगता है कि वो बुरा लिखते हैं। तो ये मेरे पापा भी शुरू से कहते रहते थे, देखो तुम लिखो, अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं है ना, कम से कम लिखो तो। तो उस कारण ही लिखना चालू हुआ। तो अभी तक आई फर्मली बिलीव इस कंसेप्ट में कि कविताएं या लेख अच्छे बुरे नहीं होते। अगर वो व्यक्ति अपने अनुभव लिख रहा है और अपनी मन की बातें लिख रहा है, तो वो उसके लिए तो कम से कम अच्छी है ना। बाकियों के लिए, क्रिटिक्स के लिए अच्छी बुरी हो सकती है ना। तो इसी ढंग से मेरा लिखने का वो दौर शुरू हुआ। अभी आपने जितनी बातें कही, कविता अच्छी बुरी नहीं होती, लिखना चाहिए, लिखो, तो क्या यही कारण है कि आप कहते हैं कि उसमें कविताएं नहीं है, आड़ी तिरछी रेखाएं हैं? हाँ 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 हाँ, है ना। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति आड़ी तिरछी रेखाएं भी बना रहा है ना, जैसे पिकासो का जो आर्ट था उनके काल में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, है ना। तो वो एक ढंग से देखोगे आड़ी तिरछी रेखाएं ही हैं, है ना। उस टाइम भी क्रिटिक ने उनको बहुत ज्यादा भला बुरा कहा, है ना। बट पिकासो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, है ना। तो बहुत बार अगर आप मन से आड़ी तिरछी रेखाएं भी बना रहे हैं तो वो आर्ट का ही हिस्सा है, वो कला का ही एक हिस्सा है। और कविताएं भी क्या है, कविताएं भी एक चित्रकार टाइप से ही है। आप आड़ी तिरछी रेखाएं लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग निकल जाता है, क्योंकि आप जिस सभ्यता में रह रहे हैं उस सभ्यता में उन आड़ी तिरछी रेखाओं का कुछ मीनिंग पहले से निकाल के रखा हुआ है। आपने कहीं ये भी कहा है कि हर कला राजनीतिक है। इसके पीछे आपका क्या कारण लगता है? देखिए, प्रोपेगेंडा जो होता है, प्रोपेगेंडा कोई बुरा शब्द नहीं, है ना। हम हर रचना के साथ एक प्रोपेगेंडा करते हैं, है ना। हर रचना के पीछे एक भाव होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी प्रेयस के लिए ही लिख रहा है ना, अपनी प्रेमिका के लिए ही लिख रहा है, तो वो उसका प्रोपेगेंडा ये है कि वो चाहता है पॉलिटिकली एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जहाँ पे प्रेयस और मतलब जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके लिए एक जगह बन पाए, है ना। या फिर एक ऐसा समाज हो जहाँ पे कोई भी खुलकर किसी से प्रेम कर पाए। तो हर कला के पीछे, चाहे वो कैसी भी छोटी सी कविता है, बच्चों की भी कविता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी कविताओं में तारे भी गिन रहा है, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी बोल रहा है, तो वो एक छोटा सा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो है ना। तो कला का मेन प्रोपेगेंडा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हमें दुनिया को और कोमल, है ना, और सहृदय बनाना चाहिए, है ना। दुनिया ज्यादा सुंदर हो सकती है अगर हम अच्छी कविताएं लिखें, है ना। और दुनिया को, पूरी सभ्यता को एक ढंग से एक अच्छा आर्ट वर्क जो है, मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं, है ना, वो थोड़ा कोमल तो कर सकता है ना। अभी दुनिया काफी कठोर हो चली है ना। काफी कुछ विचारधाराओं का काफी राइज हुआ है ना। तो हमारा बहुत ज्यादा मे बी उन विचारधाराओं से डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं हो सकता है, पर कम से कम हम इस ओर तो काम कर सकते हैं ना कि हम अपनी कविताओं से दुनिया को थोड़ा रहने लायक बनाएं, है ना।
कम से कम लोगों के मन में इतना स्पेस तो रहे कि दो लोग साथ रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम कुछ भी अगर लिखते हैं, है ना, तो एक ढंग का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो है वो, है ना। तो इसीलिए जब भी कोई आर्टिस्ट ये कहता है ना कि वो पॉलिटिक्स नहीं करता है ना, तो मे बी कहीं ना कहीं थोड़ा सा झूठ तो है ही, है ना। तो हम लोग सब थोड़ा सा प्रोपेगेंडा तो करते ही, है ना। जैसे आपको पता है, आप जब बता रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा की बात जब कर रहे हैं, हाँ, तो कुछ कविताओं को हम लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है, बट आप जो मीनिंग है उस मीनिंग शब्द को हटा करके आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा ये है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा भी एक तरह से प्रोपेगेंडा मतलब हम रच रहे हैं वो ब्रह्मांड अपने इधर गिधर कि हम चाह रहे हैं कि तुम इसी तरह बनो, हाँ, ऐसा हाँ, ही करो। हाँ, हाँ। तो हर कवि जब भी कुछ लिखता है या हर आर्टिस्ट जब भी कुछ क्रिएट करता है, तो वो थोड़ा तो इफेक्ट करना चाहता है ये सोसाइटी को। वो चाहता है कि सोसाइटी उस कला का कुछ मीनिंग निकाले, उस मीनिंग से कुछ समझे, कुछ समझ करके कुछ तो बदलाव लाए अपने अंदर, है ना। और अगर वो चार लोगों में भी ले आ पाता है ना, तो वो उसका अचीवमेंट है, उस कला का अचीवमेंट है। चार लोगों में नहीं भी ला पाता, वो अगर अपने अंदर भी ले आता है वो रचते हुए ही, वो भी एक ढंग का अचीवमेंट है ना। हम एक इंडिविजुअल का चेंज होना भी मेरे हिसाब से एक सोसाइटी और एक सिविलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट घटना है ना। एक इंडिविजुअल के चेंज होने से भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आप जब अगर हम प्रोपेगेंडा की ही बात कर रहे हैं, तो आपके बारे में जब हम ये सुनते हैं कि आप अपना नाम लिखना किसी कविता के नीचे पसंद नहीं करते हैं, तो अब इस चीज को हम क्या कहें? क्या ये कोई आपको प्रोपेगेंडा है? क्योंकि आप लिख तो कुछ भी सकते हैं और हाँ, आप पर उंगली भी उठेगी, आप अच्छा लिखेंगे तो आपका नाम लेके आपको हाँ, प्रोत्साहित किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और तो क्या मतलब नाम नहीं लिखने के पीछे आप बताइए, क्या कोई प्रोपेगेंडा है या दिली देखिए, ख्वाहिश? जब मेरा पहले तो ये माना कि सोशल मीडिया पे ना बहुत बार ये सब डिबेट्स होते रहता है कि फलाने ने मेरे नाम से अपनी कविता लगा, मतलब मेरी कविता अपने नाम से लगा ली, या मेरा लिखा हुआ अपने नाम से पोस्ट कर लिया। तो एनी हाउ अगर कोई आज व्यक्ति नाम भी लिख रहा है, तो सोशल मीडिया के एज में, है ना, उसका ओनरशिप बहुत प्रोटेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, मे बी अगर वो बहुत एक्सट्रीम तक जाना चाहे तो कॉपीराइट एक्ट्स और ये सब के थ्रू अपना ओनरशिप क्लेम कर सकता है ऑफ कोर्स। बट इन जनरल अगर नॉर्मल कुछ लिख रहा है वो सोशल मीडिया पे, तो एनी हाउ ओनरशिप तो आज के टाइम में इज नॉट वेरी प्रोटेक्टेड, है ना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं सोशल मीडिया पे, इतने ज्यादा पढ़ने वाले हैं, है ना। पर पर मुझे लगता है कि क्यों मैं नहीं मेरा नाम नहीं लिखने का मेजर रीजन तो ये है कि एक तो प्रोटेक्शन तो ऐसे भी नहीं है ना। दूसरा कि बहुत सारे लोग नहीं भी लिख पाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरी कविताएं ले सकते हैं, ठीक है, और वो ले करके अपने प्रेयर्स को, अपने प्रियजनों को अपना बता करके दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि क्या पता चोरी करते करते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब वो खुद भी लिखने कुछ भी लगे, लिखने लगे। है ना। तो एटलीस्ट उसको चोरी तो करने दो। तो बहुत बार ट्विटर और ये सब पे लोग टैग वैग भी करते हैं कि फलाने ने आपकी पोएम लगाई हुई है, किताबगंज की पोएम है। बहुत लोग तो नाम जानते भी नहीं है ऐसे भी, तो ये किताबगंज की पोएम है। तो आई डोंट आर्ग्यू मच ऐसे केसेस में, कि मुझे लगता है ठीक है यार, ये तो सही काम कर रहा है ना। और बहुत बार ये देखो कि क्या पता मेरी भविष्य में मेरे जाने के बाद भी मेरी कुछ कविताएं ऐसे ही बची रह जाए जो किसी ने चोरी की हो, है ना, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाए। अरे तो कविता का बचा रहना ज्यादा जरूरी है मेरे नाम के बचे रहने से, है ना। और कविता एक बार लिख दिए जाने के बाद ना कवि की नहीं होती है। जैसे मेरा सोल एक्सपीरियंस जो है जीवन का, वो मेरा नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोग रहे हैं हमेशा मेरे जीवन में, है ना। जैसे एक टाइम में मेरे माता पिता रहे, गुरु रहे, फ्रेंड्स रहे, है ना। आज के टाइम में भी मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी पार्टनर है रिचांशा जो वो हैं। तो इन सबका कहीं ना कहीं उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, और एटलीस्ट मेरे साथ जो उनका इंटरेक्शन है, उससे बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। तो अगर मैं सपोज अपनी पार्टनर के लिए कोई कविता लिख रहा हूँ, जैसे रिचांशा के लिए अगर मैं कोई कविता लिख रहा हूँ, तो कविता मेरी है या रिचांशा की है ना। तो या फिर उन लोगों की है जिन लोगों ने हमें बचपन से प्रेम करना सिखाया, कि तुम किसी व्यक्ति के साथ इतने आत्मीय ढंग से बात कर सकते हो, अपने प्रेयस से तुम ऐसे डील कर सकते हो, ऐसी बातें कर सकते हो, उसे फूल दे सकते हो, है ना। तो हर चीज ही कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है ना।
मान लो कोई कवि कोई फूल देखकर कविता लिखता है और वो फूल किसी माली ने लगाया है, ठीक है, तो अब वो कविता जब लिखी गई तो उसमें माली का भी तो योगदान था ना कहीं, है ना। तो बिल्कुल है ना, तो सोसाइटी इज वेरी इंटरट्वाइंड। तो मेरा मानना है कि उस हिसाब से कविताओं में ज्यादा नाम का महत्व नहीं रह जाता। इसलिए मतलब मेरी इनिशियल किताबों में भी शायद मेरा नाम था। तो जब ये हिंदी पंक्तियों से जब मेरी किताबें आई तो एडिटर से बात करने के बाद, और एडिटर ने भी सजेस्ट किया कि एनी हाउ आपको तो कोई जानता है नहीं, लोग किताबगंज को ही ज्यादा जानते हैं, तो अब किताब के ऊपर बुक के नाम के नीचे किताबगंज ही लिखा हुआ है। शायद अंदर में कहीं पे मेरा नाम लिखा हुआ है, बट ऊपर में अब किताबगंज ही लिखा रहता है। तो जैसा आपने कहा कि कविता आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, और आप ये भी कहते हैं कि कविता उस कवि की नहीं होती है, बल्कि उस समय उस कविता की जिसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो उसकी होती है। तो आपने जो किताब लिखी है गुप्त प्रेम पत्र, तो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत को फुलफिल की उस कविता ने। हाँ, और फिर जाके तो वो आपकी आप पे ही बेस्ड है, हम ये मान के चले। नहीं बिल्कुल, मतलब वही एक्सपीरियंसेस तो मेरे ही हैं, पर हम ये मानते हैं कि मेरी कविताओं में लोग अपने आप को भी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मेरी एक रचना भी है, डोंट रिमेम्बर, मतलब याद उतने तरीके से नहीं है, पर उसमें यही है कि मेरी कविताएं तुम्हारे प्रेयस अपना मानकर चूमेंगे। ठीक है, कि वो तुमने लिखी है। ठीक है ना, कि मैं एक कविता लिखकर ये नहीं कह सकता कि मैंने लिखी है और तुमने नहीं लिखी है। तो ये कविताएं हम या जो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, हम साझा ढंग से कर रहे हैं, हम सभी एक साथ कर रहे हैं, है ना। और वो लिखना उस वक्त मेरी जरूरत रही हो या मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस रहा हो, बट वो लिव्ड एक्सपीरियंस आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो उससे क्रिएटेड आर्ट भी इस सोसाइटी को ही बिलोंग करता है, और उसका ओनरशिप भी मेरे हिसाब से सोसाइटी का ही है ना। भले मे बी रॉयल्टी, शायद मेरे पास रॉयल्टी तो ऐसे ज्यादा आती भी नहीं है, बट रॉयल्टी जो आती है ना, वो मे बी शायद मेरे पास आ रही है, बट एनी हाउ इट बिलोंग्स टू द बुक एक्चुअली, या द आर्ट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। प्रशांत जी, जैसे आप पेशे से प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और इतने लोग हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसा होता है कि वो जब प्रिपरेशन करते हैं तो पूरी तरह से आइसोलेट होकर प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। तो ये जो आप कविता भी लिखना कंटिन्यू किए, तो क्या ये दोनों जो जीवन है आपस में टकराता है या आपको प्रभावित करता है? हाँ बिल्कुल, मतलब एज अ सिविल सर्वेंट, है ना, आपका सोचने का और देखने का नजरिया बहुत बार बदल तो जाता है। ये मेरी कुछ कविताओं में मैंने इसके बारे में लिखा भी है ना, कि कैसे मतलब एक अफसर अलग ढंग से सोच रहा है ना, और जैसे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग था, है ना। बट आई ट्राई माई बेस्ट, जब भी कभी मेरे को ये लगने लगता है कि मेरे ऊपर जो नौकरशाही का जीवन वो ज्यादा हावी हो रहा है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू पुल माई सेल्फ बैक, कि मैं उस जीवन तक या उस सोच पर वापस जाऊं जहाँ पे आर्ट क्रिएट किया जाता है। क्योंकि आई गेस कि एक कर्मचारी के रूप में बहुत ज्यादा आर्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, है ना। आप नीरस फाइलें साइन करते रहते हैं और नीरस चीजें पढ़ते रहते हैं, उससे उसे नॉन फिक्शन तो ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। आप नॉन फिक्शन पे बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस पे, पर आर्ट वर्क नहीं लिख पाते, है ना। आर्ट वर्क लिखने के लिए थोड़ा आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ थोड़ा डिटैच करना पड़ता है ना। फायदा एक थोड़ा ये है शायद कि सिविल सर्विसेज के कारण यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो आप बहुत सारी नई कहानियों से एक्सपोज होते हैं। बट अगर आप उसको अपना जीवन बना लेते हैं तो फिर आर्ट क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है। जैसे आप एक कविता में कहते हैं, कहीं नहीं तो कविताओं में ही सही कुछ असंभव घटता रहे। तो जब आप असंभव घटना की बात करते हैं, तो इस असंभव घटना से क्या जो समाज में एक कहीं ना कहीं संभव है, लेकिन हमने सामाजिक तौर पे असंभव बना रखा है, कि आप उसकी बात करते हैं या फिर कुछ भी असंभव की बात करते हैं? नहीं, असंभव इस कविता में मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव था लिखने का, उसमें तो यही है कि असंभव जो सामाजिक रूप से असंभव है ना, वो एटलीस्ट बचा रहे। जैसे
जैसे जब 37 ये होमोसेक्सुअलिटी जब थोड़ा बैन था इंडिया में, अभी वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे वो इट्स मोर ओपन, है ना। लीगली अभी भी मैरिजेस आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड, जहाँ तक लीगल मेरी समझ है ना। तो उस पे भी लिखना, है ना। वो कविताओं में जो सामाजिक असंभव था वो कविताओं में अगर आप होमोसेक्सुअलिटी पे लिख रहे हैं तो वो बचा रह जाता है ना। इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटर कास्ट मैरिजेस, है ना। और या फिर कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारे असंभव जो आप सामाजिक तौर पे नहीं कर पाते, वो आपकी कविताओं में किसी न किसी रूप में बचे रहते हैं। और ये असंभव को बचाना ही शायद कविताओं का एक ध्येय हो सकता है। प्रशांत जी, अगर हम जैसे अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप चाह कर भी नहीं कर सकते। तो जब आप कविता लिखते हैं तो क्या आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं इस पे लिखूं कि ना लिखूं? ये तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत विषयों पे आप नहीं लिख सकते, बहुत विषयों पे इवन किताबें भी लिखने से पहले आपको एक बार तो इन्फॉर्म करना पड़ता है ना, कि आप ये किताब छपवा रहे हैं, है ना। हालांकि सोशल मीडिया के लिए आज तक अभी तक कोई रेगुलेशंस नहीं है ना। तो आप सोशल मीडिया पे तो लोग लिख ही लेते हैं, पर हाँ, ये कहना मेरी तरफ से झूठ होगा कि हम ऐसा नहीं सोचते। बिल्कुल सोचते हैं कि अगर ये कविता जा रही है ना, तो मेरा कहीं ना कहीं तो नाम इससे जुड़ा हुआ है, और मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, जो इस कविता को फॉलो करने चाहिए या मेरे आर्ट को फॉलो करना चाहिए, एंड एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस तो कम्स विद द जॉब, अब क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो देयर इज अ लिमिट ऑफ कोर्स। क्या आपका आर्ट प्रभावित हो रहा है इससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब ये भी है ना कि भाई अब पेट भी तो चलाना है जीवित जीवित भी तो रहना है ना। तो सैलरी प्राप्त करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। तो अब नौकरी के साथ मालिक ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो रिस्ट्रिक्शंस तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो इट कम्स विद द जॉब, और आप ये कहना झूठ होगा कि वो प्रभावित नहीं करते। तो क्या यही कारण है कि आपकी एक किताब की प्रस्तावना में लिखा था कि समाज की रूढ़िवादियों को तोड़ता मगर प्यार से? हाँ शायद, बट नहीं, वो ये रीजन तो नहीं था। आप सामाजिक बुराइयों पे लिख सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर सकते, और करंट पॉलिटिक्स पे नहीं कमेंट कर सकते, है ना। तो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बट सामाजिक बुराइयों पे लिखने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज सच, तो, है ना। और दो होल थिंग इज कि बहुत ज़्यादा डिबेट क्रिएट करने से ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप प्यार से ही उन वर्जनाओं को तोड़े, है ना, कि लोगों को धीरे धीरे ही कन्वर्ट करें अपने तरफ छोटी छोटी कविताओं से, छोटी छोटी चीज़ों से। आई हैव सीन कि इसके बावजूद भी काफ़ी जो भी कविता थोड़ी किसी सामाजिक विषय पे या सामाजिक विषय या जाति धर्म ये सब के करीब आ जाती है, तो उनपे बहुत बार ऐसे कमेंट्स भी रहते हैं। तो अभी भी है ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से भी तोड़ने के बाद भी लोग बुरा मान ही रहे। अक्सर जैसे लाइफ में संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब हम आपकी कविताओं को पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें भावनात्मक संवेदनाएं और सामाजिक आलोचना दोनों साथ चलती है, लेकिन एक जो संतुलन बनाती है वो बहुत अच्छा संतुलन बनाती है। तो क्या कारण है? आई गेस ये भी मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस से ही आया है। ये ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरी कविताएं अच्छी हैं, मेरे हिसाब से मैं जितना लिखता हूँ तो उसके हिसाब से ये ज्यादा अच्छी होती गई मेरी नौकरी के साथ ही, है ना। तो पहले जब मेरी नौकरी से पहले जो कविताएं हैं वो बहुत ज्यादा आई गेस आइडियलिस्टिक इन नेचर हैं, पर क्योंकि मेरा खुद का ही एक्सपोजर नहीं था प्रैक्टिकल जीवन से बहुत ज्यादा, क्योंकि
3 साल 4 साल आदमी अपने आप को बंद करके ही रखता है, बहुत ज्यादा किताबी हो जाता है। पर उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, तो देयर केम अ बैलेंस इन माय पोएम कि कैसी चीजें चल रही हैं। तो आई गेस ये मेरे उम्र के साथ ही ठीक हुआ। तो अभी आई गेस आई एम 33 34, तो आई गेस जैसे जैसे मेरी उम्र और बढ़ेगी तो शायद और अच्छा होता जाए ये संतुलन। और आप शादी कब करेंगे? शादी हम इसी साल कर रहे हैं 22 जून को। ओह ठीक वाह, है। ये रैंडम क्वेश्चन निकला और रैंडम जवाब भी मिल गया। सर जैसे अगर हम कहें, अभी आप देखते हैं किस तरह से पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल तो कहना अपने आप में गलत शब्द लगता है, बट आप जब सर देखते हैं कि भाषा को लेकर के जितना झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस बीच आपकी कविता कहती है कि भाषा वही बचेगी जो मजदूर बोलेगा। तो अभी के टाइम में जिस हिसाब से झगड़ा चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सच में भाषा वही बचेगी जो मजदूर बोलेगा? हाँ देखिए, अगर आप देखेंगे भी तो आर्ट दो तरीके से सेव हो रहा है। तो मतलब हमेशा से जो कलाएं हैं ना, हमेशा दो तरीके से सेव होते आई हैं। एक जो वो राजा ने बचाई है ना, कि जो किंग्स थे उन्होंने किसी को पेट्रोनाइज किया, बट उसके अलावा भी बहुत सारा आर्ट, जो जैसे ट्राइबल आर्ट, विलेज आर्ट है ना, विलेज फोक सॉन्ग्स है ना, वो लोगों ने खुद ही बचा लिए है ना। वो सिर्फ इसलिए ही बचा रह गया ना क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बोलते थे है ना। तो मजदूरों की भाषा जो है वो जनमानस की भाषा है, हम सब लोग वही बोल रहे हैं है ना। जैसे मेरे इलाके में मगही बोला जाता है। मगही को अभी तक भाषा का दर्जा नहीं है, ठीक है, उसको बोली का ही दर्जा है, ठीक है। और लेकिन इसका ये, और उसकी अपनी लिपि भी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं लिखते, शायद बहुत कम लोग लिखते हो है ना, तो भी वो बची हुई है। और वो ऐसा नहीं है कि अभी से, मतलब एटलीस्ट बहुत सेंचुरी से बची हुई है वो भाषा। तो और जबकि हिंदी जो है ना, इसके बहुत सारे रूप बदले हैं, ठीक है। एज अ राजभाषा के तौर पे 1947 से पहले की जो हिंदी है, 1947 के बाद जो प्रशासनिक सेवाओं में या गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया उसे एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद जो हिंदी में बदलाव आए है ना, हिंदी में सुधार आए कह सकते हैं ना, उसको और ज्यादा क्लासिक किया गया है ना, तो वो बचाने का अलग तरीका है ना। पर ये देखो कि जो ओरिजिनल हिंदी रही थी, जिसको पहले शायद गांधी के पीरियड में हिंदुस्तानी भाषा कहते थे है ना, वो धीरे 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 चेंज होते होते हिंदी बन गई है ना। तो उसका बचा रहना अलग चीज था, ठीक है, क्योंकि वो राजा बचा रहे थे, मतलब जो राजभाषाएं के तौर पे वो बच रही है हिंदी। पर जो लोकल लैंग्वेजेस हैं है ना, वो बची रहेंगी। मे बी कभी हिंदी भी खत्म हो जाए, ठीक है, बहुत भविष्य में है ना, लेकिन मेरा मानना है कि उसके बाद भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, मगही, भोजपुरी, और अगेन जो अलग अलग रीजन्स में है, झारखंड में जो भाषाएं बोली जाती हैं, नागपुरी, और बाकी भी मतलब पूरे देश भर में जो छोटे छोटे पॉकेट्स में रीजनल भाषाएं बोली जाती हैं, वो बिना लिपि के भी बची रह जाएंगी, क्योंकि उसको जनमानस बोल रहा है और वो भूल नहीं पाएगा ना, है ना। वो अपने बेटे को भी यही सिखाएगा, वो अपने बच्चों को भी, अपनी बच्चियों को भी यही सिखाएंगे है ना। तो माँ की भाषाएं तो हमेशा ही बची रह जाएंगी है ना। चाहे हम सोचो, आज के टाइम में हम गांव में भी तो पढ़ा रहे हैं ना हिंदी में, है ना। गांव के स्कूल में हम बचपन में गांव के स्कूल्स भी गए हैं, में भी पढ़े हैं, तो गांव के स्कूल में तो हिंदी पढ़ाया जाता है, वहाँ मगही तो पढ़ाया नहीं जाता, बट फिर भी अभी भी गांव में लोग मगही ही बोल रहे हैं है ना। तो वो जो भाषा है वो अपने आप को बचा के रखी है ना। तो राजभाषाएं बहुत कंट्रोल्ड हो जाती हैं एक पीरियड के बाद है ना, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिक आ जाते हैं, बहुत ज्यादा उससे जुड़ने का एक फायदा दिखता है लोगों को है ना। पर मगही बोलने का कोई फायदा नहीं है किसी को, तब भी लोग बोल रहे हैं है ना। आप अंग्रेजी सीख करके आईएएम का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं है ना। आप अंग्रेजी सीख के या हिंदी अच्छी सीख करके आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, एसएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं अंग्रेजी सीख करके। मगही सीखने का या हरियाणवी सीखने का फॉर दैट मैटर कोई फायदा नहीं है किसी को है ना। पर वो बची हुई है ना, बिना किसी राज पोषित तंत्र के। ये भाषाएं जिनको हम बोलियां भी कहते हैं, तो वो बची हुई है अपने आप में। सर ये तो भाषा और बोली की बात, खड़ी बोली की बात को अगर हम साइड में रख दें अभी 2 मिनट के लिए, आपने कहा कि भाषा वही बचेगी जो लोग बोलेंगे। हाँ। लेकिन क्योंकि आपने हिंदी का भी एग्जाम्पल लिया, तो जब हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा को
अब जब नई वाली हिंदी आ गई है और नई वाली हिंदी में भी एक हिंदी के साथ, नई वाली हिंदी के साथ इंग्लिश फॉर्मेट आ रहा है, तो क्या ये भी एक तरीका नहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी को ये भी खत्म कर रहा है? क्योंकि जो एक्चुअल हिंदी है आप कहोगे कठिन है, बट ऐसा तो नहीं है कि सारा कठिन हो, बट हम जब उसके प्रेस इधर उधर के शब्द को बहुत आसान करने के चक्कर में जब हम शब्दों से और फेर कर लेते हैं, तो क्या नई वाली हिंदी को खत्म नहीं कर रही? देखो, भाषाओं का विकास तो हमेशा ही होगा ना। समाज हमेशा ही बदलता रहेगा। हम जो 2000 साल पहले जो भाषा बोलते थे, है ना, और आज जो भाषा बोलते हैं, दोनों वो भाषाएं सिमिलर तो है नहीं, है ना। अगर कोई भाषा ये भी क्लेम करती है कि वो 2000 साल पहले ऐसी थी, फिर भी वो उसको ये मानना पड़ेगा कि प्रेजेंट फॉर्म में तो वो नहीं थी उस पीरियड में, है ना। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, भाषाओं का रूप तो बदलेगा ही, है ना। तो जो कलिष्ठ हिंदी था, जो मतलब जो कठोर हिंदी था पहले का, वो बहुत हद तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि लोग ही कम पढ़े लिखे थे, है ना। एक इलीट क्लास था जो पढ़ा लिखा था और वो बहुत अच्छी हिंदी सीख गया था और वो उसमें लिखता था, वो उसी को हिंदी कहता था, उसी को हिंदी मानता था, है ना। और जो नए बच्चे पढ़ते भी होंगे उस टाइम, उनको कितना ही समझ में आता होगा, है ना। पर जब हमारे देश में अब शिक्षा का वो विस्तार हुआ, है ना, तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी और हिंदी बोलने लगे, ठीक है। तो हम अब जो बोल रहे हैं, हम जो अब जो नई हिंदी में लिख रहे हैं या जो लेखक नई हिंदी में लिख रहे हैं, है ना, वो ये तो नहीं लिख सकते ना कि लोग ऐसे बोलते हैं। मान लो अगर कोई बहुत कोई कितने लोग बोलते हैं आज के, मतलब अगर कोई अपने प्रेमिका को या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रपोज कर रहा है, तो कौन बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना। तो हम ये नहीं लिख सकते ना। ये लेखक के तौर पे भी तो झूठ होगा ना कि आज से अगर 100 साल बाद कोई वो किताब पढ़ेगा तो वो ये समझेगा ना कि 2016 में या 2024 में लोग ऐसे बोलते थे, है ना। तो उसको आज के टाइम से ही लिखना पड़ेगा ना। अगर वो एक अर्बन स्टोरी लिख रहा है, ठीक है, तो बहुत कठोर हिंदी नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारा सत्य यही है कि हम कठोर हिंदी नहीं बोलते, या जो क्लासिक हिंदी है वो नहीं बोलते, है ना। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है ना, जो वैसे क्लासिक हिंदी बोलता है, तो आई गेस उसके लिए लेखक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भाषाओं का सरलीकरण होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर सरलीकरण नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा ये ध्येय भी होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग साहित्य से जुड़े, है ना। प्रेमचंद ने भी जब लिखा होगा, है ना, प्रेमचंद की भाषा उस पीरियड के लिए बहुत सरल भाषा थी, है ना। तो उनको भी इसलिए जरूर क्रिटिसिज्म मिला होगा कि आप ऐसी भाषा लिखते हैं, है ना। इवन मालगुडी डेज जब लिखा गया था, तो शशि थरूर की किताब है बुकलेस इन बगदाद, तो उसमें शशि थरूर ने लिखा है कि उन्होंने उस अंग्रेजी पे कमेंट किया था कि नारायण की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मालगुडी डेज में जो अंग्रेजी है। अच्छा। बट वो फिर भी बचा हुआ है क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश लिखा, है ना। तो हमें कहानियां और जो नैरेटिव या फिर जो नैरेटिव कविताएं बिल्ड कर रही हैं, जो कहानियां बिल्ड कर रही हैं, है ना, हमें अच्छी कहानियों पे फोकस करना चाहिए, है ना। उसमें पात्र क्या बोल रहे हैं या वो कैसे बोली जा रही है ना, उस पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। वो लेखक का अपना प्रेरोगेटिव है, वो कैसी भाषा यूज करेगा। अगर उसको लगता है कि समाज में ऐसे लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो वैसा ही होना चाहिए, है ना। और अगर कोई क्लासिकल हिंदी बचाना चाहता है, तो ऐसा किसी का हाथ तो पकड़ा हुआ नहीं है नई हिंदी वालों ने, है ना। वो दे आर मोर देन वेलकम कि वो अपना लिखते रहे, है ना, अगर वो उस ढंग से हिंदी को बचाना चाहते हैं। और भाषा कोई बचा नहीं सकता, कोई एक व्यक्ति, है ना। वो समाज ही बचाएगा तो बचाएगा। अगर समाज ये तय कर चुका है कि वो ऐसे ही हिंदी बोलेगा, तो वो ऐसे ही हिंदी बोलेगा, है ना। तो ये ज्यादा नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि हमारी कहीं ना कहीं आप राइटर को सोसाइटी का रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। हाँ, मेरा मानना है कि ये तो राइटर्स के पार्ट पे झूठ हो जाएगा ना, कि अगर वो अपने पात्रों को बहुत कठिन हिंदी बोलते हुए दिखाने लगे, है ना। तो मेरा मानना है कि सरलीकरण तो होना चाहिए। हम भी अपनी कविताओं में बहुत बार कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई ऐसा शब्द यूज कर देते हैं जो मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो आई ट्राई टू रिप्लेस इट विद अ सिंपलर शब्द, है ना। ज्यादा सिंपल शब्दों में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा भी रहता है, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं है ना। अगर लोग ही नहीं समझ पाए, है ना, तो उसका क्या मतलब है ना। और
फिर क्या जो क्लासिकल हिंदी में लिखते हैं उनको ये लगता है कि वो ज्यादा भाषा बचा रहे तो ठीक है ना। लेकिन इस वक्त की जो भाषा है वो नई हिंदी वाले लोग बचा रहे हैं, है ना। जो हमारे काल की एक्चुअल भाषा है, हमारे काल में एक्चुअली जैसे लोगों ने बात किया, एक्चुअली जैसे लोगों ने प्रेम किया, हम नई हिंदी में वो बचा रहे हैं, है ना। पुरानी हिंदी अगर लिखने वालों को या जो क्लासिकल हिंदी लिखने वालों को ये लगता है कि वो वैसे बचाना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। ये भी एक है ना प्रॉब्लम, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि खामखा जो वर्ल्ड वार वगैरह चल रहा है हमारा सिलेबस बढ़ा रहा है, हाँ। तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमारा भाषा भी बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ाई के लहजे में पढ़ेंगे, आप खुद अधिकारी हैं, आप जानते हैं, जब आप हिंदी के भी रहे तो बहुत शुद्ध हिंदी का हम लोग पढ़ते हैं, आप साहित्य में पढ़ते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अब हम लोग नॉवेल, आजकल के नॉवेल के दौर में आते हैं तो एकदम बोल चाल वाली हिंदी रहती है। तो फिर है कि भाई अब दोनों पढ़ो दोनों बचाओ। देखिए क्योंकि देखो हमेशा से है ना, जैसे पुराने वक्त में भी आप जाएंगे, वो आप लोग तो स्टूडेंट रहे हैं अच्छे, तो जैसे पुराने टाइम में भी आप नाटकों को पढ़ेंगे तो जो नाटकों में जो राजा वाले पात्र थे वो संस्कृत बोलते थे, है ना। और जो लोकल पात्र थे वो अपभ्रंश में बात करते, मतलब प्राकृत या जो भी अपभ्रंश रहा उस लोकल रीजन का, वो उसमें बात करते थे, ठीक है। तो जो राजभाषाएं रही हैं, है ना, उनका हमेशा एक कठोर पार्ट तो रहा है। और उस वक्त में वही भाषाएं ज्यादा, मतलब वो कठोर तरीके से ही लिखी गई क्योंकि जिनको एक्सेस था, ठीक है, वो वही बोलते थे। जैसे बड़ी बड़ी रचनाएं जो हैं, प्राचीन रचनाएं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो राज दरबारों में ही लिखी गई, है ना। और राज दरबार में अगर कोई काम कर रहा है तो वो उस वक्त का जो राज दरबार का भाषा रहा होगा, जैसे मे बी मुगल काल में फारसी या उसके पहले संस्कृत, तो वो उसी भाषा में लिख रहा था ना, है ना। पर अगर उस वक्त कोई व्यक्ति, गांव के व्यक्ति सीख जाता लिखना, ठीक है ना, तो वो तो उसको बहुत सहज भाषा में लिखता, है ना। तो अब देखेंगे कि ऐसा, आप देखिए रामचरितमानस कितना सहज भाषा में लिखा हुआ है, उस वक्त के सहज भाषा में, है ना। वो चाहते थे वो संस्कृत, बट ही वाज अ कॉमन मैन, है ना, वो दरबारी कवि नहीं थे, है ना। तो आई एम नॉट श्योर कि उनको संस्कृत का ऑफ कोर्स नॉलेज होगा, बट ही चोज कि वो उसी भाषा में लिखे जो जनमानस की भाषा है ना। तो रामायण के बचने का भी एक तरीका वो भी था ना बचाने का, कि वो उसको जनमानस की भाषा में लिखा जाए। अगर वो उसको भी संस्कृत में लिख देते तो लोगों को ही नहीं समझ में आता, है ना। तो एक ढंग से हम देखें तो उस पीरियड को, हर पीरियड में अगर कॉमन लोगों को एक्सेस होगा लिखने का तो कॉमन लोगों की भाषा में ही लिखेंगे। तो नई हिंदी वाले ज्यादातर जो लेखक हैं कॉमन लोग ही हैं, ठीक है, तो वो कॉमन लोगों की भाषा में ही लिखना पसंद करेंगे। जो क्लासिकल हिंदी है वो तो रहेगी, वो राजभाषा है ना। तो उसको बचाने का दायित्व सरकार पे है ना। प्रशासनिक भाषाओं में, प्रशासनिक फाइलों में अभी भी वही भाषा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। हालांकि बहुत बार इस पे भी बात होती है कि हमें उसका भी सरलीकरण थोड़ा करना चाहिए ताकि लोगों को एटलीस्ट समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। तो दोनों का अलग अलग आई गेस पैरेलल चल रहा है ना। तो दोनों का अपना रोल है मेरे हिसाब से। अभी एक इंसिडेंट याद आया हमको, लाइक ऐसे हम बीच में बताते हैं, टीचर्स के लिए एग्जाम हो रहे हैं अभी, है ना। जो ऑलरेडी टीचर हैं उनके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें गांव की एक आंटी थी हमारी, तो उसमें सब्जेक्ट चूज करना रहता है हिंदी इंग्लिश। तो जब वो फॉर्म फिलअप कर रही थी वो हिंदी चूज कर ली, ठीक है। जब वो बैंक में गई तो एग्जाम देके आ गई। अब साथ में हमारे मतलब 4-5 लोग हैं, तो सब बात कर रहे थे, तो आंटी कुछ नहीं बोल रही थी। तो बाद में उनके बच्चे से पता चला हमको कि वो आंटी घर जाके कह रही थी, मतलब वो ठेठी में कह रही थी कि हमें सोच लिए कि हिंदी हमरा समझ आते, हमें हिंदी ले लिए, अब उन्हें जाके समझे नहीं लगे हिंदी में की लिखल चले, हमें पता नहीं अंटा के मार के है थी। हाँ, तो ये तो होता ही है भाई, ये तो होता ही है ना। तो राजभाषाओं का अपना महत्व है, हमें भाषाओं को बचाना चाहिए। हम संस्कृत भी बचा रहे हैं, है ना, और भी जो क्लासिकल भाषाएं हैं, है ना, उनको हम उसी रूप में बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए, है ना। पर जो आज के लेखक हैं उनका कुछ बहुत ज्यादा कठोर लिखना या बहुत ज्यादा क्लासिकल की तरफ शिफ्ट हो जाना, है ना, थोड़ा
थोड़ा अपने से ही झूठ बोलना जैसा हो जाएगा मेरे मेरे हिसाब से। हाँ, ये भी एग्री है, क्योंकि आज में हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हाँ कभी कुछ लैंग्वेज हाँ में बात कर रहे हैं। सर, जैसे आप लाइक अधिकारी हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि आप नीरस फाइलें पलटते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि फाइल पलटते पलटते कोई कविता आ गई हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत बार बहुत इंटरेस्टिंग फाइलें भी रहती है, ऐसा ऐसा नहीं है कि नीरस चीजें ही रहते हैं। बहुत बार आप बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज भी पढ़ते हैं किसी के बारे में अपनी फाइलों में, है ना। तो बहुत बार बहुत सारी कविताएं भी याद आ जाती है ना। तो वो तो होता ही रहता है यार। वो तो इट्स लाइक कि आप स्कूल में जब पढ़ते हैं या कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो एक पीरियड आपका जो रूटीन वर्क है, एक पीरियड के बाद वो नीरस ही हो जाता है ना कि आपको अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है, उसको नीरस बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आप उसको अपनी रूटीन में डाल लें। फिर वो उसके बाद काफी नीरस हो जाता है ना। जब तक वो स्पॉन्टेनियस रहता है तब तक वो काफी मजेदार लगता है ना। तो जैसे कविता लिखना भी अगर हम उसको काफी प्रोफेशनल बन जाएं तो शायद एक पीरियड के बाद मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए काफी नीरस होने लगे कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं आज लिखूं, या मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं आज न्यूज़पेपर के लिए सबमिशंस बनाऊं। तो जब वो चीजें काम में बदलती हैं तो थोड़ी नीरस तो हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार फाइलों में इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलती हैं पढ़ने को। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, मतलब कि आप लाइक सूट बूट पहने अधिकारी बैठे हुए हैं और वो अधिकारी शाम होने का इंतजार कर रहा है कि वो सूट बूट खोले, अपने प्रशासनिक पोस्ट से हटे और कवि बने? ये ऐसा नहीं होता? आप बिल्कुल। कभी भी कविता लिख देते हैं? ये देखो, बहुत बार तो यार हम ऑफिस जाते बहुत, अभी तो जहाँ पे मेरा दफ्तर है वो काफी दूर है मेरे घर से, है ना। तो 40 मिनट लग जाता है जाने वाने में। तो बहुत बार तो आने जाते आते जाते वक्त है ना, मेरे पास ऑलमोस्ट एक एक घंटे का वक्त रहता है। एक एक घंटे नहीं तो 40-40 मिनट का वक्त रहता है। तो आजकल हम बहुत सारा चीज तो उसी वक्त लिखते हैं कि ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आते वक्त, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि दिन भर ऑफिस में कोई कुछ चलता रहता है दिमाग में कि अच्छा इस पे लिखा जा सकता है, इसे या इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फिर जब आदमी गाड़ी में बैठता है फ्री होकर के ऑफिस से तो उस वक्त में लिखता है ना। तो हमेशा लिखने का तो कोई वक्त नहीं होता। बट हाँ, मतलब ये बहुत बार रहता है कि आज अगर मैं घर जाऊंगा वापस तो घर जाकर के ना इस विषय पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये भी रहता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत प्रिपेयर्ड होकर आते हैं कि आज रात को मैं बैठ कर ये लिखूंगा, फिर वो नहीं लिखते हम। ये तो कई बार होता है, इसलिए ये भी कहते हैं कि जैसे कोई लाइन आए तो उसको तुरंत लिख लो, हाँ बात के बिल्कुल भरोसे पे भूल बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपकी किताब है, उसका नाम फफूंद है, और आपने अच्छा खासा बताया भी है कि क्यों इसका नाम फफूंद है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये विचार कैसे आया आपके मन में? अब तो एक्चुअली याद भी नहीं है। आई गेस लॉ सेंटर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी कोई दीवार थी जिसपे बहुत ज्यादा फफूंद उगा हुआ था उस वक्त, है ना। तो हम लोग कुछ देखकर ऐसे ही बात करना शुरू किए थे कि मतलब इस दीवार पे ये फफूंद काफी सुंदर लग रही है। तो उसके बाद फिर हमने कुछ बात की कि शायद मतलब कॉलेज को इसको हटा देना चाहिए। फिर देन वी डिस्कस की मतलब ये तो सुंदर भी लग रहा है ना, तो इसको हटाने की क्या जरूरत है। तो देन वी डिसाइड कि कितनी सुंदर चीज है, बट ये कितना रिडंडेंट भी है एक ढंग से कि किसको कोई अपनाना नहीं चाहता है ना। तो आई गेस वहां से ये कविता आई थी। सर, आप लिखते हैं, मानव इतिहास के किसी अभागे क्षण में हमने ये तय किया कि हमें नग्नता विचलित करेगी और युद्ध सहज लगेगा। जब आप नग्नता की बात करते हैं तो पहला तो इससे मेरे दो सवाल हैं कि आप जब नग्नता की बात करते हैं तो ये कौन सी नग्नता है? शारीरिक नग्नता है, वैचारिक नग्नता है, या मानसिक नग्नता है? और दूसरा ये है कि हम जब नग्नता देखते हैं, आज आप समाज में देखेंगे कि अगर कोई लड़की वेस्टर्न कपड़ा पहनी हुई है, वेस्टर्न इन द सेंस ये नहीं है कि उसका बदन दिख ही रहा होगा, क्योंकि आप देखेंगे साड़ी में भी बदन दिखते हैं, क्रॉप टॉप जींस लेके चलिए, उसको भी जो हमारा समाज है नंगा देखता है। अगर वो शॉर्ट्स पहनी है, उसके पैर दिख रहे हैं, उसको भी हमारा समाज नंगा देखता है। और सेम अगर कोई महिला बिकनी पहनी है, उसको भी हमारा समाज नंगा देखता है। तो आप हमें बताएं कि आप किस नग्नता की बात कर रहे हैं? ये लिखा तो इसी पर्सपेक्टिव में गया है कि हम लोग इसी पर्सपेक्टिव में कि हम लोग कपड़ों को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं एज अ सोसाइटी की, इसने छोटे कपड़े पहने, इसने बड़े कपड़े पहने। तो
आई रियलाइज कि हम लोग वायलेंस को लेकर के है ना काफी ज्यादा कंसर्न एज अ सोसाइटी तो नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ वायलेंस काफी कॉमन चीज है ना। कोई राह चलते भी वायलेंस कर देगा, है ना, वो भी काफी कॉमन होता है। लोगों में आपस की लड़ाई, घर के अंदर का वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस काफी कॉमन है हमारे सोसाइटी में, है ना। हम उसको लेकर के अभी कभी विचलित नहीं होते। जैसे गाँव में तो मतलब शहरों में तो थोड़ा छुप जाता है, गाँव वगैरह में तो काफी ओपन होता है कि भाई आपको पता है कि उस घर से आवाज आ रही, पूरा गांव सुन रहा है, इकट्ठा भी है, थोड़ा बहुत समझा रहा है कि अरे क्यों मार रहे हो इसको या क्यों इसको मार। बट उसी गांव में अगर कोई शॉर्ट्स पहन के आ जाए, है ना, तो गांव ज्यादा कंसर्न रहेगा, है ना, बाकायदे कि उसको ये पता है कि रोज इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से है, मतलब युद्ध और नग्नता काफी वाइड शब्द हो गए हैं, है ना, इस कविता में। बट इसका पर्सपेक्टिव वाज वायलेंस एंड जो हमारा पर्सपेक्टिव है स्किन देखने को लेकर के, है ना, हम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाते, है ना। जैसे इवन जो प्राइड परेड्स होते हैं, है ना, उसका भी एक कॉमन क्रिटिसिज्म ये है कि लोग बहुत अजीब से कपड़े पहन के आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर वी आर वेरी कंसर्न, वी डिबेट अ लॉट। बट हमारा वॉयलेंस को लेकर के काफी सहजता है वो हमारे अंदर। अभी भी देखो युद्ध को, जो भी ग्लोबल युद्ध चल रहा है उसको लेकर के एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल भी, है ना, कि हाँ ठीक है, चलता है, युद्ध चलता तो है ही, है ना। पर आप देखेंगे बहुत सारे एक्ट्रेसेस के बिकनीज को लेकर के भी इससे ज्यादा बड़ा डिबेट हुआ देशों में, है ना। तो ये या किसी हीरोइन के कपड़े को लेकर के उससे ज्यादा बड़ा डिबेट हो जाता है ना। तो ये इज वेरी कंसर्निंग फॉर मी, है ना, कि हमारा सोसाइटल पर्सपेक्टिव ऐसा कैसे हो गया है कि हम नग्नता पे ज्यादा को लेकर के ज्यादा असहज है ना, और क्या कहते हैं वायलेंस को लेकर के इतने सहज। इसका कारण सर, एक अगर हम एक शब्द में सोचना चाहे तो क्या कभी कभी मतलब हमको ये लगता है कि ना, क्योंकि लोग वायलेंस को एंजॉय करते हैं, ये एक कारण है कि वायलेंस उनको बहुत नॉर्मल लगता है। क्योंकि अगर जैसे रोड पे किसी को कोई मार रहा है तो चार मारने के मकसद से आ जाते हैं कि चलो मार देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ये चीजें जो है ना बहुत अनकंफर्टेबल सोसाइटी में और बढ़ते जा रही है। अंत में सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अंत में तो सर हम आपसे एक कविता सुनेंगे, आपकी पसंदीदा कौन सी कविता है, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को, जैसे आपकी पूरी बात सुनने के बाद हमको लगता है आप बाय डिफॉल्ट कवि हैं, तो आप कैसे देखते हैं, बाय चॉइस और बाय डिफॉल्ट? यार मेरा ये मानना है कि सिर्फ हम नहीं, एवरीबडी इन द वर्ल्ड, हर कोई ही कवि है, ठीक है। हम सबका विश्व को, दुनिया को देखने का एक तरीका तो है ही, है ना, और वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किसी एक मोमेंट पे एटलीस्ट जीवन में काव्यात्मक तो रहा है ना। हम कभी किसी उगते सूरज को देखकर, पहाड़ को देख करके, नदी को देख करके हमने कुछ अलग तो जरूर महसूस किया है। तो हम सब कवि है ना, और हम सब बाय डिफॉल्ट कवि हैं, है ना। बस ये है कि कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, है ना। मेरा तो मानना है कि हर किसी को लिखना चाहिए, है ना। तो हम सब उसी हिसाब से, क्योंकि हम भी इस समाज के हिस्सा हैं, तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ डिफॉल्ट कवि। आपकी कविता में ज्यादातर क्या, बहुत हद तक सिर्फ ज्यादा देखे तो हम लोग नेचर ही देखने मिलता है। अब क्या महसूस कर रहे हैं, झरना, पानी, पहाड़। तो सर आप अंत में तो हम आपसे एक आपकी पसंदीदा कविता सुनना चाहेंगे। अभी रिसेंट में है ना, एक दो रचनाएं हैं, हम वो सुनाते हैं आपको, ठीक है। बस लाइट ठीक था। ये भाषा पे ही है। तो आई गेस कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था, उसके आसपास लिखे थे हम। और अभी मतलब अभी जो मेरा प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल है उसमें काफी ज्यादा इधर उधर जाने का भी मौका मिला, तो आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर आल्सो, तो उससे थोड़ा प्रेरित होकर के ये है। तो ये कविता है ऐसे: दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगालियों के आने से पहले किसी और भाषा में गीत लिखे जाते थे।
दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगालियों के आने से पहले किसी और भाषा में गीत लिखे जाते थे। कैमरून से आए दोस्त से मैंने पूछा था कैमरून से आए दोस्त से मैंने पूछा था कि अंग्रेजी और फ्रेंच तो ठीक है, पर घर पर कौन सी भाषा बोलते हो। तो इसका संदर्भ यह कि देखो, दक्षिण अमेरिका में है ना, पहले अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। व्हेन स्पेनिश और पुर्तगालीज और ये ब्रिटिशर्स या जो भी मतलब कॉलोनियल कंट्रीज आए, तो उसके बाद उनकी भाषाएं बदल गई। फिर अफ्रीका में भी बहुत सारे नेशंस है ना, उनकी भाषाएं खत्म ही हो गई। वो बाय डिफॉल्ट ही अब अंग्रेजी ही बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, है ना। जैसे कैमरून से में आई मेट समबडी कैमरून से, तो ये टोल्ड मी कि वो घर में भी या तो अंग्रेजी बोलते हैं या फ्रेंच बोलता है। तो आस्किंग मतलब वो आपका नेचुरल भाषा तो नहीं है ना उस क्षेत्र का, तो आप लोग क्या बोलते हैं? तो वो लोग नहीं, मैं यही बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी या फ्रेंच ही बोलता हूँ, है ना। तो उस भाषाई लॉस पे है ये। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगालियों के आने से पहले किसी और भाषा में गीत लिखे जाते थे। कैमरून से आए दोस्त से मैंने पूछा था, अंग्रेजी और फ्रेंच तो ठीक है, पर घर पर कौन सी भाषा बोलते हो। मेरे गांव में अंग्रेजों के जाने के बाद भी मगही बोलते थे लोग। मेरे गांव में अंग्रेजों के जाने के बाद भी मगही बोलते थे लोग। वो कौन है जो मातृभाषाओं को राजभाषाओं में बदल रहा है? वो कौन है जो हमारी मातृभाषाओं को राजभाषाओं में बदल रहा है? एक दिन शीशा में हम हुलक कर देख बई, तो हमर मघी चेहरा पे हिंदी के लाली लिपस्टिक लगल मिलते। हम रह जेबई एक मेला में मिले वाला रूबिक क्यूब। हम रह जेबई एक मेला में मिले वाला रूबिक क्यूब, जेकरा ऑफिस में तो सब चिंते, पर गांव में केकरो बुझा ना पाए। वाह, क्या ट्रांजिशन है। और मतलब इसी पे एक और कविता है जो उसी दिन ही लिखा हुआ था। आई वुड लाइक कि आप लोग वो भी सुने। मेरे गांव के स्कूल में घुसने से पहले बच्चों से उनकी भाषा उतरवा दी जाती है। मेरे गांव के स्कूल में घुसने से पहले बच्चों से उनकी भाषा उतरवा दी जाती है। स्कूल से जुड़ा ही है गांव का देवी स्थान। स्कूल से जुड़ा ही है गांव का देवी स्थान, जहां की देवी स्कूल की प्रार्थनाओं को समझने की पुरजोर कोशिश करती है, क्योंकि स्कूल की प्रार्थनाएं तो हिंदी में होती हैं, है ना। गांव के लोग मगही बोलते हैं। मेरे गांव के स्कूल में घुसने से पहले बच्चों से उनकी भाषा उतरवा दी जाती है। स्कूल से जुड़ा ही है गांव का देवी स्थान, जहां की देवी स्कूल की प्रार्थनाओं को समझने की पुरजोर कोशिश करती है। मेरी मातृभाषा कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। नेता बताते हैं कि हमारी जुबान की औकात भाषा बनने के लायक है ही नहीं, बोली भर है। मेरी कविताएं मेरी माँ को समझ नहीं आती। मेरी कविताएं मेरी माँ को समझ नहीं आती। जितनी कॉपियां बिकी हैं मेरी किताबें, एक भी प्रति मेरे गांव में किसी ने नहीं पढ़ी। भाषाओं में सुंदर तो है सब कुछ, पर उसमें पसीने नहीं बहा करते। मेरे खेतीहर पूर्वजों के पास बाढ़ और सूखे के बीच अपनी लिपि और कहानियों को संग्रहित करने का वक्त कहाँ था। मेरे खेतीहर पूर्वजों के पास बाढ़ और सूखे के बीच अपनी लिपि और कहानियां संग्रहित करने का वक्त कहाँ था। एक रोज मेरे गांव में एक आखिरी मगही बुढ़िया पूछेगी किसी बच्चे से, आई बउआ किन्ने जेते हैं, और उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। उस रोज सिर्फ ग्राम देवी और बुढ़िया आपस में बातें करेंगे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सही है। लास्ट में सर आपको आपकी कविता से हम एक मीम सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत वायरल स्टोरी है, छोटा सा, कि एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके अपने घर आता है, और घर आता है तो वो खाने बैठता है तो उसे गले में कुछ फंस जाता है, और क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आया था, तो वो कहता है, मम्मी वाटर दो, और मम्मी को नहीं समझ आता है। फिर उसको ध्यान आता है कि केमिस्ट्री में इसको कहते हैं H2O, और वो बच्चा H2O कहते कहते मर जाता है। ये एक्चुअली कहावत है एक, जो पुराने आब कर मर गए रहा सिरहाने पानी।
तो आब है ना जो आई गेस फारसी या जो मतलब मुगलों के पीरियड की भाषाओं में आब पानी को कहते थे। तो ये कहावत वही है कि आब कर मर गए रहा से रहाने पानी। तो एक व्यक्ति है ना फारसी वगैरह सीख कर आता है और वो घर में है ना आकर के उसको जब प्यास लगती है, उसको कुछ गले में फंसता है, तो वो घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलता है आब आब। तो आब इज वाटर, बट वो चूंकि उस पीरियड में वो जो भाषा थी वो राजभाषा थी, है ना, तो वो आब करते करते रह जाता है और वो मर जाता है। तो एक कहावत भी है कि आब कर मर गए रहा सिरहाने पानी।